हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के रिलेटेड, जो कि है फिगर ऑफ स्पीच। अब देखिए, ये जो टॉपिक है ये एज अ मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर तो जब तक आपको इंग्लिश सब्जेक्ट है, एज ए इंग्लिश सब्जेक्ट यूनिवर्सल है, एज अ हर बार आपको आपके एग्जाम में इसका कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो देखो बेटा, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है। जनरली आप गूगल पे सर्च करोगे तो इसका मीनिंग ऐसे आ जाएगा, अ वर्ड और अ फ्रेज यूज इन नॉन लिटरल सेंस फॉर विविड इफेक्ट। देखो क्या होता है, ध्यान देना। जैसे वन वर्ड होते हैं, आप देखते हो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी होती है और उसका आंसर एक अपने को एक वर्ड में लिखना पड़ता है। तो फिगर ऑफ स्पीच में भी क्या होता है, जैसे आप देखो पोयम पढ़ते हो, ध्यान देना। जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट में जैसे कोई अगर आप स्टोरी पढ़ते हो तो स्टोरी में ऐसे अच्छे से दिया होता है, पूरा उसका मीनिंग निकलता है, आप समझ पाते हो। लेकिन पोयम में क्या होता है, पोयम में ऐसी ऐसी स्टेटमेंट आती है जो हम रीड करने के बाद में एज अ वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालते हैं, लेकिन उसका मीनिंग रियलिटी में ऐसे नहीं निकलता, क्योंकि वो जो पोएट होता है वो उसका मीनिंग अपने हिसाब से वहां पे एक्सप्रेस करता है। तो देखो जनरली देखो कोई भी जैसे अ वर्ड और अ फ्रेज यूज इन नॉन लिटरल, माने सीधी तरीके से नहीं, म्हणजे अपन स्पष्ट व लिटरल का मतलब होता है स्पष्ट या फिर सीधा, उस तरीके से दिया नहीं होता है, उसका मीनिंग कुछ अलग ही निकलता है। और जैसे मैं इसका बोलूंगा, इन ऑर्डर टू मेक मोर इफेक्टिव एक्सप्रेशंस, पोयम के अंदर जो भी एक्सप्रेशंस दिए हुए, जो भी स्टेटमेंट दिए हुए, उनको एज अ मोर इफेक्टिव बनाने के लिए एज अ फिगर ऑफ स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पोएटिक डिवाइस थ्रू फिगर ऑफ स्पीच ये इंट्रोड्यूस किया गया है। अब देखो बेटा, इसमें हमें करना क्या है, आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसके दो से तीन तरीके के, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड में हो, 9th में हो, या फिर 12th स्टैंडर्ड में हो, या फिर जो आगे बीए वगैरह करता है या एमए वगैरह करता है, तो उसके हिसाब से भी कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको पेपर में यहाँ एक स्टेटमेंट लिख के आ जाएगा और ब्रैकेट में आएगा कि आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच को पहचानो और उसको आइडेंटिफाई करो। सेकंड जो तरीका आता है पेपर में वो ऐसे आता है, आपको साधारणतः 2 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स के लिए दिया रहेगा कि पिक आउट द एग्जांपल ऑफ पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट। आपको दिए गए पोएम में से आपको पर्टिकुलर जो बोला रहेगा वो फिगर ऑफ स्पीच आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे देखा जाए, फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें होता क्या है, कोई कोई फिगर ऑफ स्पीच के जो नेम होते हैं वो सेम होते हैं, ध्यान देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलता हूँ, अभी आप बोलते हो सिमिली का दूसरा एक नाम आता है एनालॉजी, ठीक है। उसके बाद में मैं बोलता हूँ एंटीथेसिस, अगर आप एंटीथेसिस बोलते हो तो एंटीथेसिस का दूसरा नाम आता है पैराडॉक्स। ऐसे करके ऐसे इसके किसी के 2 नाम है, किसी के 4 नाम है, तो हमको यहाँ पे वो भी समझना है, क्योंकि एग्जामिनर जानबूझ के क्या करता है, वहां पे कुछ ऐसा एनालॉजी करके दे देगा, फिर आपको सिमिली तो आता है लेकिन आपको एनालॉजी पता ही नहीं है, तो आप वहां पे क्या करते हो, वो क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हो। तो ये नहीं करना है, हमें अच्छे से समझना है। उसी तरीके से आपको एलिट्रेशन दिया होता है, सबसे इजी फिगर ऑफ स्पीच, लेकिन उसमें 2 टाइप्स आते हैं। कौन से आते हैं, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस। तो हमको दोनों की कंसेप्ट समझनी है, ना कि एक की। जैसे आपको एग्जाम में कोई भी आ जाए, अभी जैसे मैं बोलता हूँ 2 मार्क्स का आता हो कि 3 मार्क्स का आता हो, लेकिन उसके लिए करना पूरे जरूरी, क्योंकि हमें थोड़ी पता है वहां पे क्या आएगा, ठीक है। तो बेटा देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। देखो सिमिली में आप क्या करते हो, सबसे पहली बात, सिमिली में क्या होता है, व्हेन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विथ ईच अदर इनडायरेक्टली। देखो क्या करते हो बेटा, जब आप 2 चीजों को इनडायरेक्टली कंपैरिजन करते हो, जैसे इनडायरेक्टली कंपैरिजन तो करोगे, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए बीच में आप कौन से वर्ड यूज करते हो, लाइक या फिर एज या फिर सो। देखो इनमें आपको मोस्टली ये दोनों देखने को मिलते हैं, ध्यान देना। देखो बेटा, लाइक का मतलब क्या होता है और एज का मतलब क्या होता है, के जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा, ध्यान देना, माय होम इज लाइक हेवन। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा घर ये स्वर्ग के जैसा है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये लाइक यूज किया, तो लाइक हमें क्या दिखाता है, यहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच दिखाते हैं। ये जो लाइक वर्ड है ये आपको और कोई फिगर ऑफ स्पीच में नहीं मिलेगा। कोई देखो किसको समझो नाम नहीं पता रहते तो वो क्या बोलते हैं कि अगर 32 फिगर ऑफ स्पीच है, 15 फिगर ऑफ स्पीच है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो कितने भी हो, लेकिन आप जो सीख रहे हो वो अच्छे से सीख लेना।
देखो लाइक हमेशा किस में आएगा, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच में आएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हो, यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट में डालते हो इट इज सिमिली या फिर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच, नीचे लिखना बिकॉज करके, बिकॉज इसमें देखो कौन सी चीजें कंपेयर किए, होम को कंपेयर किए हेवन के साथ में, क्या बोलूंगा, इन द गिवन स्टेटमेंट, in the given statement my home is indirectly compared to heaven by using like, इसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। आप इसमें बहुत सारे लिख सकते हो, जिसमें बोलूंगा लाइफ इज लाइक अ जर्नी, ठीक है, उसके बाद में ऑल वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, ऐसे जो भी लाइक या फिर एज आएगा ना बीच में, तो उसको क्या बोलोगे आप यहाँ पे, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच बोलते हो, ठीक है। अब इसके बाद में देखना, ये यहाँ पे सिमिली सीखा हमने, अब आगे इसमें सीखेंगे हम मेटाफर। देखो क्या होते हैं मेटाफर। अब देखो सबसे पहली बात, मेटाफर में भी क्या होता है, दो चीजों का कंपैरिजन होता है, लेकिन डायरेक्टली। व्हेन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विथ ईच अदर विदाउट यूजिंग एनी वर्ड, या फिर व्हेन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड टू ईच अदर डायरेक्टली कंपेयर होगा, मतलब मैं उसमें क्या बोलूंगा, अगर मुझे ये ऊपर दिए गए स्टेटमेंट को भी मेटाफर बनाना हो तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, माय होम इज हेवन, मतलब डायरेक्टली एक चीज है दूसरी चीज है ऐसा दिखाने के लिए आप कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हो यहाँ पे, मेटाफर। जैसे मैं यहाँ पे देखो आपको बताता हूँ, जैसे मैं बोलूंगा ऑल वर्ल्ड इज अ स्टेज, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा जो वर्ल्ड है ये क्या है, स्टेज है। तो बेटा देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने वर्ल्ड को किसके साथ कंपेयर किया, स्टेज के साथ। इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे आप, सबसे पहले आप लिखोगे नीचे इट इज अ मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच, उसके नीचे वाली लाइन पे आंसर मार्क देके लिखोगे बिकॉज इन द गिवन स्टेटमेंट वर्ल्ड इज डायरेक्टली कंपेयर टू स्टेज विदाउट यूजिंग एनी वर्ड, मतलब वर्ल्ड जो यहाँ पे वर्ल्ड जो लिखा है इसको कंपेयर किया है डायरेक्टली किसके साथ में, स्टेज के साथ में, बिना कोई वर्ड को यूज किए हुए। तो ठीक है, यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। देखो जैसे फॉर एग्जांपल बोलूंगा कैमल इज the sheep of desert, कैमल क्या है, ये शिप है डेजर्ट की। तो देखो यहाँ पे कैमल को डायरेक्टली कंपेयर किया शिप के साथ में, शिप ऑफ डेजर्ट भी लिख सकते हो या शिप भी लिख सकते हो। तो ठीक है, जब अभी हमने दो चीजें कौन सी सीखी, जब आप दो चीजों का कंपेयर करने के लिए लाइक यूज करते हो या फिर एज यूज करते हो तो उसको बोलते हो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। और सेकंड हमने ये देखा, जब आप कोई चीज को डायरेक्टली कंपेयर करते हो, भाई एक चीज है दूसरी है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ऐसे बोल सकते हो माय होम इज हेवन, तो यहाँ पे क्या होगा, मेटाफर हो जाएगा। अगर उसमें लाइक डाल देते हो तो क्या हो जाएगा, वो सिमिली हो जाएगा। ये दो समझ गए ना अच्छे से। अब नेक्स्ट देखना है इधर, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ टोटोलॉजी। अब देखना बेटा, अब इसमें क्या होगा, टोटोलॉजी का मतलब ये होता है when two different words of same meaning used in a same statement, जब दो अलग अलग वर्ड्स सेम मीनिंग के, ध्यान देना, दो अलग अलग वर्ड्स सेम मीनिंग के कभी एक स्टेटमेंट में दिए हो तो उसको आप वहां पे क्या बोलते हो, टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच। अब देखो इसका आप एग्जांपल ऐसे दे सकते हो, द वे ऑफ लाइफ is not safe and secure, बताओ सेम मीनिंग के कौन से वर्ड है इसमें, कौन सा वर्ड है बेटा, यहाँ पे कौन सा आएगा, सेफ और सिक्योर। तो इसमें आप क्या इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देते हो, इट इज टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच बिकॉज इन द गिवन स्टेटमेंट द सेम मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना सेम, सेफ एंड सिक्योर आर यूज्ड, ठीक है ना। जब दो अलग अलग वर्ड्स सेम मीनिंग के एक स्टेटमेंट में यूज किए जाते हैं, हम उसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच। बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूं, लेकिन थोड़ा इसमें ध्यान देना बस, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में जैसे ये टोटोलॉजी देख लिया हमने, यहाँ पे आपको बता दूं मैं एलिट्रेशन, ध्यान देना, एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है अच्छे से देखना। देखो एलिट्रेशन में आप ये देखते हो व्हेन, ध्यान देना, इसका मीनिंग सुनना, व्हेन द साउंड्स ऑफ जैसे फर्स्ट साउंड आता है ना किसी वर्ड का, इज रिपीटेड प्लीजिंग फॉर द ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट। जैसे आप जनरली किसी का मीनिंग देखते हो ना, अभी आपको पेपर में ऐसे तो नहीं बोलेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिट्रेशन, राइट द एक्सप्लेन वगैरह, ऐसे कुछ नहीं बोलते हैं, उसका एग्जांपल निकालने को बोलते हैं। तो दिखना, ध्यान देना, अनिग्मा दे सबसे पहले, ये है द गॉड गिफ्ट है। अगर आपको पेपर में ऐसे राइट एनी फिगर ऑफ स्पीच कभी आ गया
तो आप ये आराम से लिख सकते हो, इसका 1 मार्क्स हो 2 मार्क्स को आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। क्यों, देखो इसमें ध्यान देना, एलिट्रेशन में क्या होता है, व्हेन द साउंड्स ऑफ अ वर्ड इज रिपीटेड, साउंड्स ऑफ द वर्ड रिपीटेड। आपको देखो एक स्टेटमेंट दिया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रेगुलर स्टेटमेंट में लेता हूं, मैं यहाँ पे बोलूंगा हर हेड हिट्स ऑन द वॉल, ऑन द वॉल। देखो रेगुलर एग्जांपल लेता हूं मैं। अब बेटा देखो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, स्टार्टिंग का जो वर्ड है देखो एच एच रिपीट हुआ ना। और एक बात बोलता हूं, ऐसे दिमाग में ये मत लाना कि ये ऐसे ना अभी एक के बाद एक ही होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। एक वर्ड आपको स्टार्टिंग का यहाँ पे मिलेगा, एक लास्ट में मिलेगा, चाहे वो 4 स्टेटमेंट का क्यों ना पूरा सेंटेंस हो, ठीक है ना। तो कहीं भी मिलता हो तो आपको उसमें देखना क्या है, यहाँ पे जैसे देखो ये फर्स्ट मैंने एक वर्ड बोला है, ध्यान देना, अगर इसके अंदर आर्टिकल रिपीट हो रहा है तो आर्टिकल को एलिट्रेशन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बस इसको टच करके बोलोगे कि सर ये एलिट्रेशन है, ऐसा नहीं होता है। मैंने क्या बोला, व्हेन द साउंड्स ऑफ अ वर्ड, वर्ड का मतलब वर्ड की डेफिनेशन क्या की है, व्हेन 2 और मोर वर्ड्स कम टुगेदर इन अ प्रॉपर मैनर, जब 2 और 2 से ज्यादा वर्ड्स एक साथ आते हैं सही मैनर में और एक मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट करते, तब उसे हम एक वर्ड बोलते हैं। तो इस बात पे ध्यान देना, स्टार्टिंग का जो लेटर ऐसा वर्ड होना चाहिए ना, वर्ड होना चाहिए। स्टार्टिंग का जैसे लेटर जो रिपीट हुआ है ना, तो उसको क्या बोलोगे, एलिट्रेशन। इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखोगे, क्या बोलोगे, इट इज एन एलिट्रेशन बिकॉज इन द गिवन स्टेटमेंट द साउंड ऑफ एच, द साउंड ऑफ एच इज प्लीजिंगली रिपीटेड फॉर द ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट। अगर इतना याद नहीं आ रहा है तो सिर्फ इतना लिख लेना, व्हेन द साउंड, व्हेन द सॉरी इन द गिवन स्टेटमेंट द साउंड ऑफ एच इज रिपीटेड। आपको फिर भी इसमें 1 मार्क्स मिल जाएगा, 1 या 2 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब देखो आगे इसमें मैं आपको बताता हूं रेपिटेशन, रिपीटिशन। देखो बेटा रिपीटिशन में क्या करते हो, रिपीटिशन में पूरा वर्ड रिपीट होता है। व्हेन इन द गिवन स्टेटमेंट द होल वर्ड इज रिपीटेड, होल वर्ड इज रिपीटेड फॉर प्लीजिंगली फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट। ये सब भी सेम आता है, मतलब इसका कोई सेंस ऐसा निकलता है जो मैं बोल रहा हूँ ना, ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट एज अ कोई स्टेटमेंट को बार बार दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, टू शो द पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन। जैसे इसमें क्या होगा, एक वर्ड दिया होगा, पूरा वर्ड वो बार बार रिपीट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैं यहाँ पे बोलता हूँ ओ नेवर, नेवर अगेन, कॉमा नेवर आई गो दैट वे अगेन। देखो अभी स्टेटमेंट आप जनरली क्या देखते हो, आपको पोएम में ना ऐसी कोई स्टेटमेंट आती है, फिर आप बोलते हो सर इसका मीनिंग कैसे का निकलेगा, लेकिन उसका मीनिंग होता है। अब इसमें देखो कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एक ही वर्ड रिपीट होगा, एलिट्रेशन में भी कभी कभी क्या होता है पता है, 1 से 2 वर्ड भी रिपीट होते हैं, तो उस बात पे ध्यान देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, जैसे मैं इसमें लिखता हूं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। देखो हमारा दिमाग कहाँ है, बिना डर के। तो बेटा इसमें देखो कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है, डब्ल्यू, ये डब्ल्यू। मैंने बोला पहले ही बोला कि जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक आना चाहिए, कहीं भी आ सकता है। इसका भी सेम मीनिंग क्या लिखोगे, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे, इट इज एन एलिट्रेशन बिकॉज इन द गिवन स्टेटमेंट द साउंड ऑफ एच, साउंड ऑफ डब्ल्यू इज रिपीटेड, ठीक है। अब इसमें देखो इसमें कौन सा वर्ड है, नेवर अगेन, नेवर अगेन। क्या लिखोगे, रिपीटेशन का मीनिंग क्या लिखोगे, इट इज रिपीटेशन बिकॉज इन द गिवन स्टेटमेंट द वर्ड नेवर कॉमा अगेन, दोनों हुए ना, आर रिपीटेड। ज्यादा है तो मैंने आर लिया, एक रहता था तो इस लिखता था, ठीक है। समझ पाए ना कैसे करेंगे इसको, ध्यान देना अच्छे से। देखो रिपीटेशन हो गया। इसके बाद में जैसे जनरली यहाँ पे देखो ध्यान देना, ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पे देखो अगर मैं बोलता हूँ एंटीथेसिस, एंटीथेसिस जितने हो सकते हैं आज मैं इसमें ले लेता हूँ। देखो एंटीथेसिस में आप क्या करते हो, एंटीथेसिस का दूसरा नाम है पैराडॉक्स। कि पर्सन क्या करते मालूम है क्या, हम आपको जैसे कोई टीचर या कोई पर्सन क्या करते हैं, आपको जानबूझ के इसके एंटीथेसिस नहीं बोलेगा, वहां पे बोलेगा कि आपको है ना पैराडॉक्स का एग्जांपल बताओ, आपको चेक करने के लिए। तो आपको आना चाहिए। देखो पैराडॉक्स हो गया और ऑक्सीमोरॉन, 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 ये कोई भी वर्ड हो। हाँ देखो ये तीनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। अब मैं इसमें क्या बोलूंगा, व्हेन टू डिफरेंट आइडियाज या फिर टू अपोजिट वर्ड्स, दो अपोजिट वर्ड जब एक ही स्टेटमेंट में दिए होंगे उसको यहाँ पे क्या बोलोगे, एंटीथेसिस बोलोगे। ध्यान देना। देखो मैं यहाँ पे बोलता हूँ व्हेन
यहाँ देखो हमने टोटोलॉजी में क्या देखा, सिमिलर मीनिंग के दो अलग अलग वर्ड्स, यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, दो अपोजिट वर्ड, बस इतना ध्यान देना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ ऑलवेज टॉट मी राइट फ्रॉम रॉन्ग, मुझे हमेशा सही सिखाओ गलत से। मुझे देखो इसका भी एक्सप्लेनेशन कैसे आएगा इसमें, इट इज एन एंटीथेसिस या फिर पैराडॉक्स या फिर ऑक्सीमोरन, बिकॉज इन द गिवन स्टेटमेंट टू अपोजिट आइडियाज, कौन से ब्रैकेट में लिखना, राइट एंड रॉन्ग आर गिवन, दिए हुए हैं, या फिर यूज्ड, ऐसे बोल सकते हैं, आर यूज्ड फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट। बस ये स्टेटमेंट याद रख देना बस इसको। हाँ, तो बेटे देखो इसमें हमने क्या किया, दो अपोजिट वर्ड को एक स्टेटमेंट में यूज किया, तो उसको मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, एंटीथेसिस बोलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका, ये एक एक करके ध्यान देने से देखो, हम जैसे देखते जा रहे हैं, ये देखा, यहाँ पे देखो ये देख लिया हमने। ओके, पहला नंबर है, दूसरा, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ठीक है, आगे ध्यान दो, आगे मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेवंथ नंबर पे आपको पर्सोनिफिकेशन। अब ध्यान देना, देखो पर्सोनिफिकेशन में होता क्या है, मैं यहाँ पे ना एज ए समरी वाइज दे रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छे से समझेगा ये मेरी गारंटी है। देखो इसमें सबसे पहले ध्यान देखो, पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है व्हेन लिविंग क्वालिटीज आर गिवन टू नॉन लिविंग थिंग। समझा मतलब, देखो जब किसी पर्सन की, किसी लिविंग थिंग की क्वालिटी हम नॉन लिविंग थिंग को देते हैं, उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, जैसे उसको मानवीकरण अलंकार बोलते हैं। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, अलंकार। ठीक है, ध्यान देना। देखो आप क्या इसमें सीधा सीधा बोलोगे, देखो जैसे मैं ऐसे बोलूंगा, द वाइंड टॉक्स विथ मी, म्हणजे इसका मतलब क्या हुआ कि हवा मुझसे बात करती है, म्हणजे हमने एयर को क्या की, यहाँ पे टॉकिंग की क्वालिटी दे दी। ठीक है, या फिर उसके बाद में आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे देखो ट्रीज आर डांसिंग विथ रेन, म्हणजे झाड़ जो है, ट्रीज जो है, वो क्या कर रही थी, रेन के साथ में, बारिश के साथ में डांस कर रही थी। तो ऐसी कभी चीजें हो सकती है क्या, कभी नहीं हो सकती है। तो ध्यान देना बेटा, ट्री जैसे ये जो स्टेटमेंट आएगा ना, हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ इसमें हम किसी लिविंग थिंग की क्वालिटी जो हम लोग कर सकते हैं, वो हम नॉन लिविंग थिंग को देंगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखोगे, कोई भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल इसका पहले बता दूं, आप बोलोगे इट इज पर्सोनिफिकेशन, नीचे लिखोगे बिकॉज इन द गिवन स्टेटमेंट या बिकॉज इन द गिवन लाइन ह्यूमन क्वालिटीज इज गिवन टू ट्रीज, और आगे ब्रैकेट में लिख देना कौन सी क्वालिटी है, डांसिंग, ऐसे करके लिख लेना। डबल बताता हूँ, देखो अगर कोई बच्चा लिखता होगा तो लिख लेना। देखो क्या बोलोगे, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, इट इज अ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच, नीचे आ जाओगे बिकॉज इन द गिवन स्टेटमेंट लिविंग क्वालिटी इज गिवन टू ट्रीज, दैट मींस कौन सी, डांसिंग। ऊपर कैसे लिखोगे, इट इज पर्सोनिफिकेशन बिकॉज इन द गिवन स्टेटमेंट ह्यूमन क्वालिटीज इज गिवन टू वाइंड, दैट मीन टॉकिंग बात करने की दी है ना, तो इसको यहाँ पे क्या बोलते हो, पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद में देखना, देखो ये इतना देख लिया हमने, इसके बाद में देखो यहाँ पर लास्ट वन देखो 8 नंबर की हाइपरबोल। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, देखो हाइपरबोल को बोलते हैं अतिशीनी अलंकार। अभी आप बोलोगे कि सर आपने सबका मीनिंग क्यों नहीं बताया, क्योंकि सबका मीनिंग भी होता है, लेकिन जनरली जो आपको जिससे कोई स्टेटमेंट जल्दी समझ जाएगी, इसके लिए मैं आपको इसका पर्टिकुलर मीनिंग बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो बेटा, हाइपरबोल, हाइपर मतलब ज्यादा, इसमें ऐसी चीजें दी होती है, इसमें ओवर स्टेटमेंट बताया होता है। व्हेन इन द स्टेटमेंट इज ओवर, म्हणजे आपको जो स्टेटमेंट है ना वो ओवर दी होती है, मतलब ऐसी स्टेटमेंट जो कभी हो ही नहीं सकती। जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैं बोलूंगा, आई किल्ड एनाकोंडा अंडर माई फीट। अब देखो ये स्टेटमेंट ये कभी हो सकता है क्या, हो सकता है नहीं ना, मुझे मैंने एनाकोंडा को अपने पैर के नीचे दबा दिया, मार दिया, तो ऐसे कभी नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर पैर मारेंगे तो पैर हमारा उसके ऊपर नहीं जाएगा, डायरेक्ट उसके मुंह में चल जाएगा। तो मतलब बोलने का मतलब ये कि जो स्टेटमेंट नहीं हो सकती उसको हम बोलते हैं हाइपरबोल। इसका मीनिंग कैसे लिखोगे, इट इज हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच, नीचे लिखोगे बिकॉज द गिवन स्टेटमेंट इज ओवर,
या ओवर स्टेटमेंट इज गिवन, बस इतना लिख लेना, आपका आपके इसके 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो आई कैन रन ऑन वाटर, मैं पानी के ऊपर भाग सकता हूँ, ठीक है, मैं जादूगर हूँ क्या तो पानी के ऊपर भागूंगा, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकेगा, तो उसको आप क्या बोलते हो यहाँ पे हाइपरबोल बोलते हो, ठीक है। देखो ये सब हो गए, अच्छे से ध्यान देना। देखो हमने इस लेक्चर में अभी कितने देखे, 8 फिगर ऑफ स्पीच देखे, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अगले जो भी फिगर ऑफ स्पीच है हम वो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अगर कुछ भी इसमें से नहीं समझाओ नीचे कमेंट करके लिखना, मैं लगे तो नेक्स्ट जब लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें आपको पहले वो एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद में आगे कर सकाऊंगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।